तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सभी को मैंने लगभग लगभग सारी चीजें पढ़ाई थी, प्राकृतिक भी पढ़ाया था। अब इंडियन ज्योग्राफी में भी मैं चाहता हूं कि आप सभी को प्राकृतिक जो है भारत के बारे में, प्राकृतिक स्वरूप के बारे में, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाए। इंडिया का हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लिया काफी हद तक कि कहां पर क्या अवस्थित है, ये चीजें आपने देख ली। आज जो है सेशन में हम प्रारंभ करेंगे भारत की भौतिक संरचना, इसके बारे में एक हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है, भारत की भौतिक संरचना, हेडिंग डाल लीजिए, भारत की भौतिक संरचना। ठीक, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडिया है। प्राकृतिक और भौतिक तौर पे इंडिया भी बहुविविधीकृत है, हर प्रकार के उच्चावच हैं, हर प्रकार की यहाँ पे जलवायु है और भारत की अवस्थिति का एक महत्वपूर्ण महत्व है ना। तो आज जो है मैं आपको ये भी समझाने का प्रयास करूंगा कि भारत की अवस्थिति का क्या महत्व है। जहां पर भारत अवस्थित है, यहाँ पर भारत की अवस्थिति का भी एक विशेष महत्व है। ठीक, और भारत की अवस्थिति का विशेष महत्व है भारत के भौतिक स्वरूप के कारण से। हिमालय पर्वत श्रेणी है उत्तर में। ठीक है, तो पहले एक बार इसको समझते हैं कहाँ पे क्या है, फिर इसके बाद एक एक करके इसको देखते चले जाएंगे। ठीक, सबसे पहले उत्तर वाला क्षेत्र है ना, ये नॉर्थ वाला रीजन जो है, आमतौर पे भारत का जो भौतिक संरचना है या भूगर्भीय संरचना है, इसके दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटते हैं। ठीक है, 4 भौतिक विभागों में भारत को बांटते हैं, आमतौर पे 4 भौतिक विभागों में बांटते हैं। अब ये 4 कौन है, पहले 4 देख लेते, फिर इसके उप विभाग भी करेंगे, है ना, इन 4 के उप विभाग भी करेंगे। तो ये नॉर्दर्न क्षेत्र है आपका, यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। देखो जम्मू कश्मीर में कुछ तो हिमालय के उस पार श्रेणियां जिनको ट्रांस हिमालय कहते हैं, जैसे काराकोरम हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गई, है ना। इसके बाद आपका हिमालय पर्वत श्रेणी चालू हो जाती है, ग्रेट हिमालय यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रेट हिमालयन पर्वत श्रेणी यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है। माफ कीजिएगा, है ना। ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणी ये यहाँ से म्यांमार वाले क्षेत्र में होते हुए यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, उसी का उभार है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय है आपका, महान हिमालय, इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं हिमालय को भी। एक तो हिमालय के उस पार वाला क्षेत्र, वो आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दूसरा आपका ग्रेट हिमालय, जितनी विश्व की ऊंची पर्वत चोटियां हैं इसी ग्रेट हिमालय क्षेत्र में है। ठीक है, ग्रेट हिमालय के बाद दूसरा है आपका लघु हिमालय, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं लघु हिमालय, ये है आपका लघु हिमालय। तीसरा है आपका यहाँ पे, इसको बोलते हैं आप शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये 3 है आपकी शिवालिक रेंज। ठीक, शिवालिक रेंज ये है आपके। शिवालिक रेंज, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 ग्रेट हिमालय, नंबर 2 आपका, अभी और देखेंगे पर्वत श्रेणी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हिमालय का ही विस्तार है और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं ना। नॉर्थ ईस्ट की पर्वत श्रेणियां अलग से देखेंगे सेपरेट सेशन पे, उनको हम अलग से देखेंगे, लेकिन अभी पहले भौतिक विभाजन देखते हैं, फिर हिमालय को भी डिटेल में पढ़ना है हमें, हिमालय को भी देखेंगे। तो ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसको क्या नाम देंगे हम, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। अब देखिए इसके बाद ये वाला, ये जो बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहां से मालवा का पठार है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मालवा का पठार है, तो यहाँ से पठारी संरचना चालू हो जाती है, यहाँ पे पठार है, फिर यहाँ पे ये आपका दक्कन का पठार है, ये पूरा हिस्सा दक्कन प्लेट्यू वाला क्षेत्र है। ठीक है,
दक्कन का प्लेट्यू आपका यहां तक विस्तृत है, इस पूरे वाले क्षेत्र में। ये मेघालय वाला क्षेत्र है आपका, और यहाँ पे भी आपका छोटा नागपुर का पठार है, राजमहल पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ियां भी है इसमें, ठीक है। पठार में भी कुछ पहाड़ियां हैं, है ना। विंध्याचल हो गई, सतपुड़ा हो गई, देखेंगे यहाँ पे पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पे पूर्वी घाट हो गया, फिर इसमें भी बहुत सारी पहाड़ियां, कार्डमम हिल हो गई, अन्नामलाई हो गई, नीलगिरी हो गई, ये सारी पहाड़ियां आप लोग बाद में देखेंगे। तो दूसरा संरचना जो हमारी निकल के आ रही है, ये है दक्कन का पठारी क्षेत्र। ये सारा आपका पठारी क्षेत्र है, दक्कन का पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्कन का पठारी क्षेत्र। तो दूसरी संरचना हमारी है दक्कन का पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र भौतिक तौर पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो आपका है बीच वाला, ये वाला हिस्सा पूरी तरीके से नदियों का क्षेत्र है। यहाँ पे सतलज नदी है पंजाब वाले क्षेत्र में, है ना, पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, सतलज नदी है, फिर इधर गंगा नदी है, और नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो 3 नदियों के द्वारा एक मैदान का, विस्तृत मैदान का निर्माण किया गया है। इसका नाम है सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, ठीक है। तीसरी संरचना एक मैदानी संरचना है, तीसरी है आपकी सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। इन नदियों के द्वारा अवसादों को लाकर इस पूरे क्षेत्र को पाट दिया गया है, और यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी भी है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक संरचना को। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र अलग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम मध्य भारत वाले हिस्से में, जिसमें हम मैदानी क्षेत्र है और इधर पठारी क्षेत्र है। देखो 3 क्षेत्र आपके ये हो गए। तीसरा इसके बाद ये आपका तटीय क्षेत्र है, जो ये तट है आपके, है ना, ये वाली जो क्षेत्र है आपके तटीय क्षेत्र, इनको हम अलग तौर पे देखेंगे। इसको तटीय मैदान के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। ये आपके तटीय वाले क्षेत्र हैं। भारत में प्रायद्वीपीय संरचना है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये पूरा आपका भारत का तटीय प्रदेश है, ठीक, तटीय प्रदेश, और ये तटीय मैदानी क्षेत्र भी है यहाँ पे। चौथा हो गया आपका तटीय मैदान, तटीय मैदान। इसके बाद आपके द्वीप बहुत सारे हैं भारत के पास, यहाँ पे देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो 5वें नंबर पे आपका है द्वीप, द्वीपीय क्षेत्र, है ना, बहुत सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। अब उत्तर भारत के मैदान का एक हिस्सा जो है आपका, उत्तर भारत के मैदान का एक हिस्सा आपका यहाँ पे मरुस्थल है। ये एक विशेष प्रकार की भौतिक संरचना है, मरुस्थल है ना, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और पूरी तरीके से यहाँ पे कोई फसल नहीं होती, कोई खेती नहीं होती, तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो एक संरचना के तौर पे आप इसे भी लिख सकते हैं, ये है आपका थार का मरुस्थल। 6वें नंबर पे है आपका थार का मरुस्थल, ठीक है। ये भी भारत की एक भौतिक संरचना है। भारत में मरुस्थल भी पाया जाता है, भारत में मरुस्थल भी पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो गई, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, अभी हम लोग देखेंगे इन सभी पर्वत का। गंगा यमुना और सतलुज का विशाल मैदान, ठीक है, गंगा यमुना सतलुज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भी मैंने ले लिया है, नॉर्थ ईस्ट भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी संरचनाएं हैं, तटीय मैदान है आपके, है ना, द्वीपीय क्षेत्र है, बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, और आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो मुख्यतः देखिए तो 6 विभाग आप देख सकते हैं कि 6 विभागों में हम भारत को बांट चुके हैं, 6 विभागों में हमने भारत को बांट दिया है। और अब देखो कहीं ना कहीं पे सबके विभाजन है, जैसे ये अब एक एक करके सेपरेट जब हम पढ़ेंगे तो पहले एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्षेत्र आ कैसे गया। वैसे सब भौतिक भूगोल का कारण है, और भौतिक भूगोल में मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई भी हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसी हो गई, है ना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, या फिर कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है। लेकिन लोकेशन वाइज मैपिंग में हमें ज्यादातर लोकेशन पे फोकस रहना है। तो मैं आपको एक बार वो ग्लिम्स दूंगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, और इसके बाद फिर आप हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद जो है
एक बार जो है फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अन्य विषयों को, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई बहुत ज्यादा इसमें विषय वस्तु ऐसी नहीं है, एक बार मुझे बता दीजिए सभी लोग, चीजें समझ में आ रही हैं सभी को? सभी को समझ में आ रही हैं चीजें? हाँ, एक बार कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके एक बार जानकारी दीजिए कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिख भी रहे हैं आप लोग सभी लोग? थोड़ा बहुत मतलब अपने मानचित्र में, अपने ब्लैंक मानचित्र में चीजों को बनाते हुए भी जाना है साथ साथ, ठीक है। अब चलिए एक एक संरचना को देखना चालू करते हैं, एक एक संरचना को आप लोग देखना चालू करते हैं। ऐसे वाइज आपने देख लिया, अब एक एक संरचना को देखना हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणी से ही प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी से ही इसको प्रारंभ करते हैं, इस पूरे सेक्शन को। देखिए, भारत एक विशाल देश है ना, क्षेत्रफल के आधार पे भी विशाल है, और इस विशाल देश को भौतिक प्रदेशों में बांटना बहुत कठिन काम है कि आप इसको, मतलब हमने 5-6 भौतिक प्रदेश आपको मैंने अभी बता दिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी धरातली विविधताएं, उच्चावच है ना, यहाँ पे हर तरीके के उच्चावच पाए जाते हैं, और यहाँ पे हर तरीके की आकृतियां मिलना संभव है। यहाँ पे हर तरीके की आकृतियां हैं, यहाँ पे घाटियां भी हैं, समतल मैदान भी हैं, पठार भी हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं, विस्तृत पहाड़ियां भी हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे भूभागों की विभिन्नता व्यापक स्तर पे भारत पे पाई जाती है, यानी भारत जो है भौतिक तौर पे बहुत विविधीकृत देश है, ठीक है। अब एक एक करके जितने विभाग मैंने आपको समझाए, अब सभी विभागों को हम लोग यहाँ पे देखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए हिमालय पर्वत। अब अलग मानचित्र बनाइएगा, मतलब एक में मत मिक्स करिएगा। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रेणी या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, या हिमालय उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो हेडिंग डाल लीजिए हिमालय पर्वत श्रेणी। आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा हो, मैं हिमालय में खड़े होकर के ही आपको हिमालय के बारे में पढ़ा रहा हूं, वो तो भारत दर्शन का एपिसोड है, जिसमें मैं गढ़वाल हिमालय में खड़ा हुआ हूं। और गढ़वाल हिमालय आपका जो है ये शिवालिक का हिस्सा है ना, शिवालिक रेंज है ना, शिवालिक रेंज का ही हिस्सा है गढ़वाल हिमालय। तो गढ़वाल हिमालय में खड़े होकर के मैंने आपको पढ़ाया है ना, आपको मैंने क्लास करके सारी चीज समझाई है। तो अब जो है आगे हमें एक बार हिमालय को समझना है कि हिमालय का कैसे जन्म हुआ, और जन्म को मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैंने भौतिक भूगोल में पढ़ा रखा है, यहाँ पे बस आपको ग्लिम्स दूंगा कि कैसे हिमालय बन गया। ये एक तरीके का नवीनतम बलित पर्वत है, और ये चापाकार आकृति में है। हिमालय कैसा है आपका? चापाकार आकृति है हिमालय की, ये आप देख सकते हैं, चापाकार आकृति है इसकी, ठीक है। ये आपका हिमालय का स्वरूप है, ठीक है। नेपाल वाला क्षेत्र जो है हिमालय में ही बसा है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। भारत के भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि हिमालय में ही बसे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये हिमालय का में ही बसे हुए हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक रेंज, 3 भागों में इसको हम बांटते हैं, शिवालिक रेंज, ठीक है। अब देखिए यहां पे बीच में नेपाल पड़ जाता है आपका, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे आपका नेपाल पड़ जाता है, यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है और यहाँ पे भूटान है। तो देखा जाए यदि भारत में यदि आप पाएंगे तो भारत में हिमालय आपका ये हिस्सा और आपका ये हिस्सा,
ये बीच का हिस्सा हिमालय का भारत में नहीं है, यानी कि ये पश्चिमी क्षेत्र, हिमालय का पश्चिमी भाग, हिमालय का जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है ये आपका पश्चिमी भाग है ना। हिमालय का ये कैसा है, पश्चिमी भाग, पश्चिमी हिमालय बोलते हैं इसे, ठीक। और इधर वाला जो हिस्सा है आपका, इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। मध्य वाला हिस्सा जो है नेपाल और भूटान वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। बाकी आपका तिब्बत में ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उस पार का क्षेत्र है, यानी कि वहां पे अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, कुलनुनसान हो गई, कैलाश पर्वत श्रेणी हो गई, काराकोरम पर्वत श्रेणी का। अब काराकोरम वगैरह तो भारत में ही है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे पीओके वाला क्षेत्र जो आपका है, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, ठीक है। दो ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, ठीक है। चलिए हाँ, अब समझते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ चीजें, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है आपका उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जो आपका है, उत्तर पश्चिम, आप देख रहे हैं ऊपर नॉर्थ है और इधर पश्चिम है, और उत्तर पूरब वाले क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। प्राकृतिक सीमा का अवरोध एक तरीके से इसको कहते हैं हम, जो हमारी भारत चीन के साथ सीमा है, या भारत पाकिस्तान की सीमा है, या भारत अफगानिस्तान की सीमा है, उसके साथ एक प्राकृतिक सीमा अवरोध के तौर पे बना है। ये भारत की प्राकृतिक सीमा भी बनाता है, ठीक है। और ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र जहां पे सुलेमान रेंज पड़ती है आपकी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में यहाँ पे सुलेमान रेंज है, ठीक है। अफगानिस्तान में हिंदू कुश रेंज है। अभी समय आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे, पंजशीर वाला क्षेत्र आपका जो पड़ता है, पंजशेर वाला क्षेत्र जो है वो अफगानिस्तान में है, और इस समय तालिबान जो है उस क्षेत्र में लगातार जा रहा है ना। उस क्षेत्र में अभी तक कब्जा नहीं हो पाया तालिबान का, और इतिहास में कभी नहीं हो पाया तालिबान का, है ना। इतिहास में इससे पहले भी, तालिबान छोड़िए, अमेरिका और रसिया की सेनाओं का भी पंजशीर क्षेत्र में, क्योंकि वो हिंदुकुश घाटी वाला क्षेत्र है, और हिंदुकुश घाटी वाला क्षेत्र है तो बहुत जटिल क्षेत्र है, उसको जीतना बहुत कठिन है। दूसरा देखिए, कई बार ये चाहे पर्वतीय क्षेत्र तो ठीक है होता ही है। जब कारगिल हुआ था तो कारगिल में जो दुश्मन है, या कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर है, वो ऊपर बैठे हुए थे, और भारतीय सेनाओं में जो दमखम होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मोटिवेशन, आपके लोगों से मोटिवेशन आता है। हजारों किलोमीटर, हजारों मीटर की ऊंची चोटियों में चढ़कर हमारे देश के सैनिकों ने कारगिल की फतेह की, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं पे पंजशेर वाला, लेकिन पंजशेर में जो लोग हैं, जो उसको नेतृत्व कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो नॉर्दर्न अलायंस है, वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल मतलब वो लोगों को ये पता है कि इस क्षेत्र का हम कभी भी किसी तरीके से किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी देश के लिए, ठीक है। तो इसको लेकर के भी मैं आपको बताऊंगा, अलग से ही सेशन लूंगा। तो यहाँ पे आपका ये पश्चिमी हिमालय है, ये आपका पूर्वी हिमालय है, उत्तर भारत का जो पर्वतीय मैदानी क्षेत्र है उसके अंतर्गत। अब इसको हम थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, ठीक है। ये दो क्षेत्र भारत में है, तो एक तरीके से प्राकृतिक सीमा अवरोध के तौर पे हिमालय हमारे साथ खड़ा हुआ है। यदि हम पूरे हिमालय को देखें कि पूरे हिमालय कितना इसका लगभग अराकान योमा तक, यानी ये पूरा का पूरा जो हिमालय है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है नंगा पर्वत। यहाँ पे नंगा पर्वत यहाँ पड़ती है। नंगा पर्वत से ही आपकी जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर तिब्बत के पास से आती है, और ये आपकी जो है ये रही आपकी, ठीक है, सिंधु नदी नंगा पर्वत से ही पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी के पास से ही आपकी सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्रा आती है, और ब्रह्मपुत्रा जो है प्रवेश कर जाती है भारत में। तो यहाँ पे ये निकलती है यहाँ से सांगपो, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, दो प्रमुख पर्वत चोटियां आपकी नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तक, ये मुख्य क्षेत्र है इस पूरी पर्वत चोटी का। कितना क्षेत्र है?
मुख्य क्षेत्र है इस पर्वत चोटी का, तो यहाँ पे सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक का क्षेत्र लगभग ये 2500 किलोमीटर तक का क्षेत्र है ना। कितना है ये? 2500 किलोमीटर वाले क्षेत्र में फैली हुई है पूरी की पूरी पर्वत चोटी। यदि हम इसकी पश्चिम से पूरब की लंबाई देखें तो 2500 किलोमीटर क्षेत्र में हिमालय जो है आपका फैला हुआ है। ठीक है, ये भी आप इसको देख सकते हैं इस तौर पे। यदि यहाँ पे जो चोटियां हैं उनकी औसत ऊंचाई देखें तो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चोटियां यहाँ पे अवस्थित हैं जो लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली है। औसत ऊंचाई कह रहे हैं कि 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है। बाकी विश्व की सबसे ऊंची 10 टॉप 10 चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी पर ही है। तो ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हाइट बहुत ज्यादा है और विस्तार भी बहुत ज्यादा है। लेकिन विस्तार में यदि सबसे बड़ा देखेंगे तो सबसे बड़ा फिर एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये भी ध्यान रखना है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है इसको नवीन बलित पर्वत श्रेणी के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नवीन बलित पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो मैंने डिवीजन किए, 3 भाग किए, इसके उस पार वाले क्षेत्र को, हिमालय को हम 4 भागों में बांट देते हैं। हिमालय को हम 4 भागों में बांट देते हैं। अभी 4 भागों में हिमालय को बांटते हैं। नंबर 1 है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, नंबर 2 है आपका ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय क्षेत्र। ठीक है, नंबर 3 है आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय क्षेत्र। और नंबर 4 है आपका, इसी को हम लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय। महान हिमालय को बृहत हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और अंतिम है आपका शिवालिक रेंज, शिवालिक। ठीक, ये 4 भाग हैं। ये आपका ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका क्षेत्र जो है ट्रांस हिमालय है, ये आपका महान हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय है और ये आपका शिवालिक रेंज है। इसको बना लीजिएगा अपने मानचित्र में, साथ साथ आप लोग बनाते हुए चलिए, साथ साथ आपको इसको बनाते हुए चलना है। तो जो आपका ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है ये तो भारत में नहीं पड़ता है, बस काराकोरम लद्दाख ये 2 पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं। काराकोरम लद्दाख ये 2 पर्वत श्रेणियां और जास्कर, जास्कर, जास्कर भी पड़ती है इसमें। काराकोरम लद्दाख और जास्कर ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पे। जास्कर, क्रम आपको पता होना चाहिए, क्रम पूछता है ये। ठीक है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, काराकोरम लद्दाख और जास्कर ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। बाकी जो बृहत हिमालय वाला क्षेत्र है इसको पीर पंजाल कहते हैं यहाँ पे, पीर पंजाल। और जो लघु हिमालय है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इसको धौलधार कहते हैं। ठीक है, तो एक क्रम याद कर लीजिएगा, आप लोगों को मैं यहाँ पे क्रम लिखवा रहा हूं। पहला है काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के बाद दूसरा है आपका लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरा है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेक्शन से। ठीक है, चौथा नंबर है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, और 5वां नंबर है आपका, वो है आपका धौलधार श्रेणी, धौलधार। ठीक है, तो ये क्रम याद करिएगा, ये क्रम पूछा जाता है, काराकोरम लद्दाख जास्कर फिर पीर पंजाल फिर धौलधार। इसमें से जो पीर पंजाल और धौलधार है ये दोनों आपकी हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, ये हिमालय की हैं। बाकी जो ऊपर वाली हैं वो ट्रांस हिमालय की, हिमालय के उस पार की हैं। ठीक है, बाकी की जो पर्वत चोटियां हैं आपकी, ये आपकी 3 पर्वत श्रेणियां ये आपकी किसकी हैं? ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय से जुड़ाव रखती हैं ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा। काराकोरम में जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका केटू गाडविन, यहाँ पे गाडविन ऑस्टिन है, केटू गाडविन। ठीक है, और बृहत हिमालय पे यहाँ पर ही माउंट एवरेस्ट है, नेपाल वाले क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका बृहत हिमालय वाला क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, पर्वत चोटियां हम अलग से देखेंगे। तो इनकी जो लगभग चौड़ाई है ना, इसकी जो चौड़ाई है, बृहत हिमालय की जो चौड़ाई है, आप लोग ये लिखते जाइएगा, मैं इसको कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर लिखवा रहा हूँ, आपको सिर्फ बताता जा रहा हूँ। बृहत हिमालय की चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है।
कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 25 किलोमीटर चौड़ाई है। और जो इसकी हाइट है लगभग 6000 मीटर, औसत हाइट जो है इसकी 6000 मीटर औसत हाइट है। हाइट मतलब कि औसत जब निकालते हैं ना तो सभी को भी निकाल लेते हैं, तो समझिए औसत हाइट इसकी 6000 है। तो बाकी कितनी ऊंची ऊंची चोटियां क्यों नहीं होंगी? 8848 मीटर ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है। फिर इसी के समकक्ष बहुत सारी हैं आपकी पर्वत चोटियां, ठीक है। तो 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, बृहत हिमालय की बात कर रहा हूं मैं। 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई आपकी 6000 मीटर के आसपास है। और विश्व की लगभग सभी ऊंची चोटियां इसी श्रेणी पर पाई जाती हैं। विश्व का लगभग सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी पर अवस्थित है, जिसकी 8848 मीटर जो है हाइट है, ठीक है। नेपाल में अवस्थित है ये। इसके अलावा कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में पड़ता है आपका, यहाँ पे ये भी ग्रेट हिमालय में अवस्थित है, यहाँ पे कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा भी आपका ग्रेट हिमालय में अवस्थित है। और कंचनजंगा हिमालय में भारत पे अवस्थित, भारत की हिमालय पे अवस्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो केटू गाडविन है, लेकिन केटू गाडविन काराकोरम में अवस्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गाडविन है। क्या है? केटू गाडविन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गाडविन, लेकिन केटू गाडविन है कहां? काराकोरम में अवस्थित है केटू गाडविन। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर यहां पर अवस्थित है केटू गाडविन। तो भारत की सर्वोच्च हिमालय में अवस्थित चोटी कंचनजंगा है। कहां, कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है। 8598 मीटर ऊंचाई पे है आपकी कंचनजंगा। 8598 की ऊंचाई पर है आपकी कंचनजंगा, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 8598, 8598, ये आपकी कंचनजंगा भी इसी में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, इसलिए भारत की हिमालय में अवस्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी आपको याद रख लेना है कंचनजंगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना किसी को भी, ठीक है। भारत की सिक्किम राज्य में कंचनजंगा अवस्थित है, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, ठीक है। इस पर्वत चोटी की डाइवर्सिटी भी है। कश्मीर में नंगा पर्वत के बारे में आपको पता ही है। नंगा पर्वत से आपका जो है यहाँ पे नंगा पर्वत है, राका पोशी, अभी मैं पर्वत शिखर सब बता दूंगा, ये नंगा पर्वत है। इसके बाद यहीं पे कई सारी पर्वत चोटियां और हैं। उत्तराखंड में आपकी जो है नंदा देवी पर्वत शिखर है, 7817 मीटर की हाइट है आपकी नंदा देवी पर्वत शिखर की। तो नंदा देवी पर्वत शिखर भी है आपका, वो उत्तराखंड में पाया जाता है। ये अन्य बहुत सारी चोटियां हैं। नामचा बरवा पर्वत चोटी है इसकी। नामचा पर्वत शिखर जो आपका है 7756 मीटर की हाइट है इसकी। तो अभी पर्वत शिखर एक साथ में देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हिमालय में बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारे दर्रे हैं। उन दर्रों के माध्यम से हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, आवागमन का मार्ग है। देखो पहले क्या था, जो दर्रे वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे कोई नदियां बहती होंगी, है ना। जो दर्रे मतलब पासेस जो हैं, कुछ इस तरीके से पर्वतों के बीच में रास्ते बने हुए हैं। तो ये दिखाता है कि पहले यहाँ कभी नदियां बहती रही होंगी, अब नदियों ने या तो अपना मार्ग बदल दिया है या उस क्षेत्र से विलुप्त हो गई है ना। तो अब वो दर्रों में कन्वर्ट हो गए हैं और उन्हीं दर्रों से होकर के व्यापार होता है, ट्रेड होता है, क्योंकि वहां पर रोड बनाई गई है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के उनको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो सिपिकिला दर्रा है, नीति दर्रा है, नाथुला है, ऐसे करके बोमीडीला है, ऐसे करके बहुत सारे दर्रे हैं। तो मैं सारे दर्रे आपको एक सेशन में लूंगा और सारे दर्रे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका बृहत हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इसके बाद आपका लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है। बृहत हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है लघु हिमालय। बृहत हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है आपका लघु हिमालय क्षेत्र। तो लघु हिमालय क्षेत्र को मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो औसत ऊंचाई है वो 1500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर की के आसपास है। इसकी कितनी है? 1500 से लेकर 45। और जो इसकी चौड़ाई है लगभग 80 से 100 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है इसकी। 80 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई है। और हाइट कितनी है? लगभग 4500 मीटर की हाइट है, ठीक है। ये इसकी हाइट है लघु हिमालय की। चौड़ाई कितनी है इसकी? देखो चौड़ाई ज्यादा है इसलिए हाइट कम है, इसकी चौड़ाई कम है ना। और ढाल, जितनी भी पर्वत चोटी है सबकी ढाल बहुत ज्यादा है। राका पोशी शिखर की सबसे तीव्र ढाल है, जो कि बृहत हिमालय पे अवस्थित है, कश्मीर वाले क्षेत्र में। राका पोशी हिमालय में अवस्थित सबसे तीव्र ढाल की पर्वत चोटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय
के बाद आपका लघु हिमालय आता है, और लघु हिमालय की जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, और जो उसकी ऊंचाई है 4500 मीटर के आसपास है। तो कश्मीर में पीर पंजाल, ठीक है, कश्मीर में इसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। लघु हिमालय को कई भागों में बांटा जा सकता है, कश्मीर में इसको हम जानते हैं पीर पंजाल के नाम से। कश्मीर में देखो मैं आपको दिखाता हूं मानचित्र में, मैंने इस पे प्रॉपर काम किया है, और शायद आप लोग भी, आपको भी करना है सभी को। ठीक है, मैं एक बार जो है इसका पूरा कंप्लीट यहाँ पे बृहत हिमालय हो गया, ठीक है, बृहत हिमालय के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं लघु हिमालय के बारे में। पहले बृहत हिमालय में यहाँ पे डिनोट कर देता हूं, बना देता हूं। ठीक है, ये आपका बृहत हिमालय हो गया। अब दूसरा लघु हिमालय। देखो लघु हिमालय आपका विखंडित है, ठीक है, लघु हिमालय आपका विखंडित है। विखंडित का मतलब यहाँ पे ये वाले हिस्से में इसको हम बोलते हैं पीर पंजाल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं धौलधार। अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्षेत्र वाइज इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं, ठीक है, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। आपको नाम इसका समझना होगा। इनमें दर्रे भी है, पीर पंजाल में ही आपका बनिहाल दर्रा है, ठीक है। तो पीर पंजाल, धौलधार, यहीं पे लघु हिमालय पे आपका। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको यहां भी कई नामों से जाना जाता है। यहां पे आपको नेपाल में इसको दो नामों से जानते हैं, नेपाल में इसको दो नामों से जानते हैं लघु हिमालय को। एक तो है इसकी महाभारत श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं, और दूसरा इसको नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी नाम लिख लीजिएगा, महाभारत, महाभारत और नाग टिब्बा, नाग टिब्बा श्रेणी, टिब्बा श्रेणी, ठीक है। ये आपका है पीर पंजाल, पीर पंजाल, और दूसरा है आपका धौलधार, धौलधार, ठीक है। लघु हिमालय की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो है आपका इसको नाग टिब्बा, और इनके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती हैं पर्वत श्रेणियां, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे भागों में ये बढ़ जाती हैं पर्वत श्रेणियां। यहाँ पे हिमालय विखंडित सा हो जाता है नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में। यहाँ पे डाफला, मिरी, अबोर, मिस्पी, मिसमी ऐसे करके जनजातियां हैं, उन जनजातियों के नाम पे पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है। तो ये आपका बढ़ जाएगा कई सारे नाम पे। और नीचे आपकी शिवालिक रेंज है, यहाँ पे सबसे नीचे आपकी शिवालिक रेंज है हिमालय की। तो हिमालय के नाम अलग अलग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लघु हिमालय को कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलधार के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी, जो उत्तराखंड है, माफ करिएगा, उत्तराखंड में यहाँ पे कुमायूं बेल्ट है। दो बेल्ट है आपकी, गढ़वाल बेल्ट और कुमायूं बेल्ट, ठीक है। तो गढ़वाल आपकी शिवालिक की है, जो कुमायूं है, कुमायूं बेल्ट आपकी वो आपकी जुड़ी हुई है लघु हिमालय से। कुमायूं बेल्ट आपकी जुड़ी हुई है लघु हिमालय क्षेत्र से, ठीक है। कुमायूं बेल्ट है आपकी, जो कुमायूं बेल्ट, ये आपकी लघु हिमालय। तो इसको उत्तराखंड में कुमायूं के नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। नैनीताल जो हो गया आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका है रामनगर वाला क्षेत्र, ये भी आपका इसी में अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे जो कुमायूं हिमालय है आपका, यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण, या फिर जो आपका लघु हिमालय, यहाँ पे स्वास्थ्य वर्धक स्थल बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्वास्थ्य वर्धक स्थल पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर घाटी हो गई आपकी, कश्मीर घाटी हो गई, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू और कांगड़ा घाटी हो गई, ये सब लघु हिमालय में अवस्थित है। कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है। इसके अलावा डलहौजी का नाम आपने सुना होगा, धर्मशाला का नाम सुना होगा, ये सब हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। शिमला का नाम आपने सुना होगा। उत्तराखंड में मसूरी पड़ता है, नैनीताल पड़ता है, दार्जिलिंग पड़ता है। हाँ, मसूरी रेंज जो आपकी है, मसूरी रेंज भी लघु हिमालय का हिस्सा है। मसूरी रेंज, मसूरी श्रेणी। तो आपका कश्मीर की घाटी जो आपका है, ठीक है, कश्मीर की घाटी वाला क्षेत्र जो है, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, कुल्लू वाला क्षेत्र, कांगड़ा वाला क्षेत्र, ठीक है, सब हिमालय का ही हिस्सा है, लघु हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। सिक्किम में दार्जिलिंग का क्षेत्र जो आपका आता है, सिक्किम में दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है ना, ये सब आपका लघु हिमालय का हिस्सा है। तो यानी यहाँ पे बहुत सारे स्वास्थ्य वर्धक स्थल पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य वर्धक स्थल पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं बृहत हिमालय, दूसरा है आपका लघु हिमालय और तीसरा है आपका बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, इसको बाह्य भी बोलते हैं। बाह्य मतलब देखिए एक चापाकार आकृति है, तो ये अंदर का, जैसे ऐसे करके हम बनाते हैं ना चाप, तो ऐसे करके यदि आप चाप बनाए तो इस चाप में ये अंदर का हिस्सा होगा, है ना, ऐसे करके ही तो है इसकी आकृति। तो ये आपका आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं इसको, बृहत हिमालय को, ग्रेट हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय के नाम से भी आप इसको जानते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये आपका है शिवालिक को बाह्य हिमालय कहा जाता है। तो कभी बाह्य हिमालय पूछता है तो गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। बाह्य हिमालय पूछता है तो कभी गड़बड़ मत करिएगा, बाह्य हिमालय भी आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी को ही बोला जाता है। तो हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिस्सा बोल सकते हैं, देखो ये नॉर्थ में है आपका, ठीक है, ये आपका साउथ में है, ठीक है, नीचे है ना, नीचे साउथ ही होता है, ठीक है। तो शिवालिक दक्षिण में हिमालय के दक्षिणतम हिस्से में फैली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 से 30 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है। इधर कम हो जाती है, इधर पश्चिम में तो ज्यादा है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो 15 से 30 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। पूरब में जाकर के ये मिल जाती है, लघु हिमालय के साथ मिल जाती है ये पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो जो आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी है दक्षिण में अवस्थित है, 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, और ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी है इसमें, 1500 मीटर की लगभग इसकी औसत हाइट जो है वो है 1500 मीटर, औसत हाइट है इसकी 1500 मीटर यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं है इसमें, ठीक है, 1500 मीटर हाइट है। और इसको शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में तो ये श्रेणी दिखाई देती है, लेकिन पूरब में जाकर के श्रेणी मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, दिखाई भी नहीं देती है, विलुप्त सी हो जाती है, ठीक है, और विखंडित हो जाती है, कई भागों में टूट सी जाती है, ठीक है। तो कालांतर में पहले क्या हुआ होगा, इसमें जो है बलन पड़ा रहा होगा, इसमें ठोस पड़ा रहा होगा, इस कारण से चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पश्चिम में यहाँ पे बहुत सारे दून और द्वार हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे दून पाए जाते हैं, देहरादून, कोथरी दून, पाटली दून, ऐसे करके कई सारे दून यहाँ पर पाए जाते हैं और बहुत सारे द्वार पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दून और द्वारों का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है इस क्षेत्र में। तो हिमालय की जो तीनों पर्वत श्रेणियां हो गई, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और आपका मध्य वो शिवालिक पर्वत श्रेणी, इन तीनों हिमालय की पर्वत श्रेणियां पश्चिम में पर्याप्त चौड़ी हैं, पश्चिम वाले क्षेत्र में इनकी चौड़ाई ज्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है यहाँ की अपेक्षा, यहाँ पे चौड़ाई धीरे धीरे जाके कम होती जाती है और ये विखंडित हो जाती है, पूरब में जाके संकीर्ण हो जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये पर्वत श्रेणियां दक्षिण, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है, दक्षिण की तरफ ये पर्वत श्रेणियां मुड़ जाती हैं, देखिए यहां से तो इनका पश्चिम से पूरब विस्तार है, फिर इसके बाद ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं पर्वत श्रेणियां, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये पर्वत श्रेणियां दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं और भारत की पूर्वी सीमा बनाती है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तरी सीमा भी बनाती है और भारत की पूर्वी सीमा भी बनाती है, दो सीमाओं को बनाने का काम हिमालय पर्वत श्रेणी का है। भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमा कौन बनाता है, हिमालय पर्वत श्रेणी बनाती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, छोटी छोटी ये विखंडित पर्वत श्रेणियां हैं, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा नॉर्थ ईस्ट की पर्वत श्रेणियां, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर नागालैंड में पटकोई बुम नागा पहाड़ियां हैं, मणिपुर में मीजो पहाड़ियां हैं, त्रिपुरी पहाड़ियां हैं त्रिपुरा में, रेगमा पहाड़ियां, बराइल पहाड़ियां, फिर गारो खासी जयंतियां मेघालय वाले क्षेत्र में है। तो ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, बहुत सारी पहाड़ियों के कारण से ये क्षेत्र जो है पूरी तरीके से क्या है, प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे एथनिक बहुत सारी जनजातियों का निवास स्थान भी इसीलिए क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तौर पे इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो आज ये बेसिक आपको फंडामेंटल जानकारी मैंने आपको दी। कल जो हमारी चर्चा होगी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हो गई, है ना, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत क्या है, या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या किस प्रकार से करता है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हिमालय की सभी पर्वत चोटियों को देखेंगे, जितनी भी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, पर्वत चोटियों के साथ हिमालय का हम पूरा अच्छे से जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है इसको समझने का प्रयास करेंगे। हिमालय में घास के मैदान हैं, उनको किस तौर पे जाना जाता है,
हर एक चीज को हम लोग फिर आगे हिमालय को लेकर के डिकोड करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट जो नेक्स्ट सेशन होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इसको हम आराम से धीरे धीरे, फिर मैं गति बढ़ाऊंगा, आप लोग की स्पीड बढ़ाऊंगा। सभी लोग मानचित्रण करते जाइएगा, कोई भी मानचित्र को ऐसा मत करिएगा इग्नोर करिएगा, सभी के मानचित्र में चेक भी करूंगा। और आप अपने नोट्स मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके नोट्स चेक करूंगा। जो भी नोट्स आप बनाते जाइए मानचित्र में, या फिर वो 911526 नहीं इस पे नहीं, ये तो कॉलिंग नंबर है। एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं आपको, केवल इसमें व्हाट्सएप ही है, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, ये नंबर है आपका 9125806427। ये नंबर सभी बच्चों के पास एक का नोट्स को लेकर के है। आप लोग इस पे भेजिए, अपना नाम जरूर भेजिएगा कि ये नाम और आप बैच में हैं, किस बैच में है, किस कोर्स में है, ठीक है। ये आप भेज के अपने नोट्स सेंड कर सकते हैं, आपके नोट्स में देख लूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने नोट्स जरूर भेजें, ठीक है। और मानचित्रण जरूर करना है, सभी को एटलस पे काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसको लेकर के लापरवाही नहीं बरतनी आप सभी को, ठीक है। एटलस पे लापरवाही नहीं बरतनी किसी को भी, सभी बच्चे एटलस पे काम जरूर करेंगे।